हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के विषय में, जिसमें हमारा टॉपिक है आशय यानी इंटेंशन और सामान्य आशय के आवश्यक तत्व और सामान्य उद्देश्य, और इनको महत्वपूर्ण वादों के साथ समझते हैं। और 5वां टॉपिक है हमारा सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में अंतर। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं अच्छे टॉपिक पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं आशय क्या है। आशय यानी इंटेंशन, इसे IPC में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति कोई कार्य यह जानते हुए करता है कि उस कार्य से स्वाभाविक रूप से कोई निश्चित परिणाम होगा, तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का वह परिणाम कारित करने का आशय था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आशय एक मानसिक विचार है जो किसी कृत्य को आपराधिक बनाता है। तो अब हम समझते हैं कि कृत्य क्या है और इसे IPC में कहाँ परिभाषित किया गया है। तो IPC की धारा 33 में कृत्य यानी कार्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्य शब्द कार्यावली की द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली की द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। अब हम बात करते हैं सामान्य आशय यानी IPC की धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। तो IPC की धारा 34 परिभाषित करती है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले किया हो। अब इसमें एक केस है, उत्तर प्रदेश बनाम अशोक कुमार। इस वाद में पति, सास व ससुर द्वारा पत्नी को दहेज के लिए यानी दहेज हेतु प्रताड़ित किया जाता था। न्यायालय ने कहा कि पति, सास व ससुर सभी का सामान्य आशय होने के साथ साथ सभी का उत्तरदायित्व समान हो जाता है, अतः सभी समान रूप से अपराध के भागीदार हैं। दूसरा केस हम समझते हैं, व्योमकेश भट्टाचार्य 1978 का है ये। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है तथा यह किसी अपराध का सृजन नहीं करता है। अब हम सामान्य आशय के आवश्यक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है कि सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए विचारों का पूर्व मिलन होना आवश्यक है और सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कृत्य में सक्रिय योगदान किया जाना चाहिए। अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा केवल षड्यंत्र माना जाएगा, षड्यंत्र का दोषी होगा। और षड्यंत्र को IPC की धारा 120B में परिभाषित किया गया है। दूसरे आवश्यक तत्व के बारे में देखते हैं। तो दूसरा आवश्यक तत्व कहता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें विचारों का पूर्व मिलन उपस्थित नहीं था यानी मौजूद नहीं था, लेकिन विचार साझा किया जाता है, तब वह सामान्य आशय बन जाता है। इसको भी एक केस के माध्यम से समझते हैं, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। और तीसरा सामान्य आशय है, तीसरा आवश्यक तत्व है, सामान्य आशय साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह उस आरोपी की मानसिक सोच है, तो इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से साबित करना होगा। चौथा आवश्यक तत्व है
सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन व समान आशय यानी सिमिलर इंटेंशन के बीच अंतर। तो धारा 34 केवल तभी लगाया जा सकता है जब आरोपी सामान्य आशय साझा करता है, लेकिन एक समान आशय में धारा 34 लागू नहीं होती है। यानी कॉमन इंटेंशन में धारा 34 लागू होती है, सिमिलर इंटेंशन में धारा 34 लागू नहीं होती है। और पांचवा आवश्यक तत्व है इसमें, जब तक सामान्य आशय साबित नहीं होता है तो व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि कोई संदेह है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। वे आईपीसी की धारा 38 के तहत दोषी होंगे। अब हम बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में दोनों धाराएं 34 सामान्य आशय और 149 सामान्य उद्देश्य प्रतिनिधिक दायित्व यानी वेरियस लायबिलिटी का प्रावधान करती हैं, जिसके अनुसार किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति भी दंड का भागी होता है। धारा 34 और 149 के क्षेत्र व प्रकृति में भिन्नता है। धारा 149 के अंतर्गत आरोप तय करने के पश्चात कुछ अभियुक्तों के उन्मोचित होने पर यदि अभियुक्तों की संख्या 5 से कम हो जाती है तो धारा 34 में दायित्वाधीन होंगे। अब हम बात करते हैं कि धारा 149 क्या प्रावधान करती है। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य को परिभाषित किया गया है, जो विधि विरुद्ध जमाओं का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। ये धारा 149 कहती है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य के उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए दोषी होंगे। इसमें एक केस है विठ्ठल भीमा शाह कोली बनाम महाराष्ट्र राज्य। अब हम धारा 34 यानी सामान्य आशय और धारा 149 यानी सामान्य उद्देश्य में अंतर को देखते हैं। इसमें क्या मुख्य अंतर हैं। तो धारा 34 कहती है कि धारा 34 स्वयं किसी भी प्रकार के अपराध का गठन नहीं करती है, यह केवल संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को लागू करती है। यानी धारा 34 तभी लागू होगी जब और कोई धारा लागू होगी। और सामान्य उद्देश्य कहता है कि धारा 149 ही अपराध का गठन करती है। यानी धारा 149 को लागू होने के लिए कोई दूसरी धारा की आवश्यकता नहीं होती है, और विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना ही अपराध है, जो धारा 142 में दंडनीय है। दूसरा अंतर है सामान्य आशय में सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, और इसमें है कि सामान्य उद्देश्य में सामान्य आशय कई हो सकते हैं। तीसरा अंतर है धारा 34 का मुख्य तत्व सक्रिय भागीदार है, और इसमें है कि धारा 149 में सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। और चौथा अंतर है धारा 34 में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दायित्व गठित करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। और इसमें कि धारा 149 में दायित्व गठित करने हेतु कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर 5 व्यक्ति से कम हैं, 4 हैं या 3 हैं, तो सामान्य उद्देश्य नहीं माना जाएगा, वहां पर धारा 149 लागू नहीं होगी। और पांचवा अंतर है कि सामान्य आशय में आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है, जबकि इसमें सामान्य आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक नहीं है।
इसमें मात्र यह सिद्ध कर दिया जाना पर्याप्त है कि सदस्यों के भीतर सामान्य प्रकार का उद्देश्य था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।